हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद साहिल सोलंकी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो G20 और G7 समिट के बारे में है। तो आप में से बहुत लोगों ने इसके बारे में सुना होगा और अगर नहीं सुना है तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कंप्लीट इन दोनों के बारे में बता दूंगा, जिससे आप इसको कभी नहीं भूल पाएंगे। और इसके रिलेटेड जितने भी नोट्स हैं मैं आपको PDF के माध्यम से मेरे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा और आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे पर्सनली जुड़ सकते हैं और चैनल के कमेंट बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, तो आप उधर भी जाके ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या होता है G20 और G7। तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि G20 ग्रुप क्या है। तो 20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर होते हैं, जैसे भारत की सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक है, उनके जो गवर्नर है उनका ये समूह है। G20 समूह के रूप में जाना जाता है उन्हें, जो कि विश्व की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर का एक संगठन है, जिसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल है, जिसका प्रतिनिधित्व यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और यूरोपीय केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है। और इसके अलावा इसको आप दूसरी लैंग्वेज में भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे G20 को ग्रुप ऑफ 20 भी कहा जाता है। यह यूरोपियन यूनियन एवं 19 देशों का एक अनौपचारिक समूह है। G20 शिखर सम्मेलन में इसके नेता हर साल जुटते हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था को कैसे आगे बढ़ाया जाए इस पर चर्चा करते हैं। इसका गठन साल 1999 में हुआ था। पूरी दुनिया की इकोनॉमी में G20 की हिस्सेदारी 80% है। अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी और भारत जैसे टॉप 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश इस समूह का हिस्सा है। G20 के देशों में दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी रहती है। सबसे ज्यादा आबादी वाले टॉप 4 देश इस समूह का हिस्सा है। अकेले चीन की जनसंख्या 138 करोड़ से ज्यादा है। वही दूसरे नंबर पर भारत आता है। हमारी आबादी भी 132 करोड़ से ऊपर निकल चुकी है। तीसरे नंबर पर अमेरिका आता है, जिसकी आबादी 32 करोड़ से ज्यादा है। चौथे नंबर पर इंडोनेशिया का नंबर आता है। यदि G20 में शामिल सभी देशों की आबादी को जोड़ दे तो ये 60% के करीब है। तो G20 में कौन कौन से देश शामिल है, ये इस पिक के माध्यम से आप जान सकते हैं। G20 समूह में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका शामिल है। G20 के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार ग्लोबल ट्रेड में इस समूह की हिस्सेदारी 75% है। G20 में शामिल भारत बड़ी तेजी से विकसित हो रहा है। IMF के अनुसार में भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक हुआ। वही रूस, इटली और जर्मनी जैसे विकसित देशों की अर्थव्यवस्था में बड़ी गिरावट आएगी। ग्लोबल ट्रेड पर रूस यूक्रेन युद्ध का भी प्रभाव पड़ रहा है। G20 का उद्देश्य क्या है? G20 का उद्देश्य यह था कि वैश्विक आर्थिक स्थिरता, ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और स्थायी विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हासिल करने के लिए सदस्य देशों के बीच पॉलिसी को ऑर्डिनेशन, ऐसे वित्तीय विनियमों, फाइनेंशियल रेगुलेशंस को प्रोत्साहित करना जो जोखिम को कम करे और भावी वित्तीय संकटों से रक्षा करे, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना, इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर को आधुनिकीकृत करना। तो G20 की शुरुआत दिसंबर 1999 में बर्लिन से हुई। फिर भी यह माना जा सकता है कि वर्ष 2008 के आर्थिक संकट आने से पूर्व तक यह फोरम टी पार्टी से अधिक कुछ खास प्रगति नहीं कर पाया। शायद इसीलिए भी कि 2008 से पहले दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था या दुनिया की बड़ी आर्थिक ताकतें वित्तीय संकट की चपेट में नहीं आई थी। वर्ष 2008 इस दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि महाबली अमेरिका वित्तीय संकट का केंद्र बन गया था। स्वाभाविक था कि शेष पूंजीवादी दुनिया भी इसकी चपेट में आती, विशेषकर पश्चिमी यूरोप के देश। इसलिए वर्ष 2008 में G7 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों का यह समूह G20 में बदलने के लिए विवश हुआ। नवंबर 2008 में वॉशिंगटन में दुनिया के 20 में 19 देश व एक यूरोपीय यूनियन शामिल है। इनके नेताओं ने वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिरता और भविष्य में संकट के बचाव के लिए एक्शन प्लान बनाने पर सहमति व्यक्त की वॉशिंगटन में अपनी। तो ये 20 देशों के जो भी लोग हैं उन सबकी पिक्स और इन कंट्री के फ्लैग, जो मैंने आपको कंट्री बताई उन सभी के ये फ्लैग है। इसमें कौन कौन सी कंट्री शामिल है इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पहली मीटिंग में G20 के नेता एक जनरल एग्रीमेंट पर पहुंचे, जिसका उद्देश्य उन प्रमुख क्षेत्रों की एरियाज की पहचान कर आपसी सहयोग सुनिश्चित करना था जी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए उत्तरदायी है।
इसके साथ वित्तीय संकट को लेकर 3 बिंदुओं पर सहमति बनी। वो क्या सहमति थी? पहली, ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ को बहाल करना। दूसरी, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली को मजबूत करना। और तीसरी, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में सुधार करना। G20 की अध्यक्षता सदस्यों के बीच वार्षिक आधार पर परिवर्तित होती रहती है। प्रेसिडेंसी में पूर्व, वर्तमान और भावी तीनों सदस्यों को प्रबंधन समूह नेतृत्व करता है, जिसे ट्राइका के रूप में पेश या प्रेफर किया जाता है, जिसका उद्देश्य पारदर्शिता, निष्पक्षता और एक अध्यक्ष से दूसरे अध्यक्ष को अधिकारों का हस्तांतरण करना है। और आपने सुना भी होगा कि 2023 में इसकी अध्यक्षता जो है वो भारत करने वाला है। इससे भारत का क्या प्रभाव है या भारत का क्या संदर्भ है वो हम आगे इस वीडियो में जानेंगे। यह भारत का यह विचार है जिसमें संभावना, मूल्य और प्रगतिशीलता की है। इसलिए विश्वास किया जा सकता है कि यदि यह दुनिया भारतीय विचारों का अनुगमन करे तो विश्व में कोई भी फर्स्ट वर्ल्ड या थर्ड वर्ल्ड नहीं होगा। आपको पता ही होगा कि जो फर्स्ट वर्ल्ड है और थर्ड वर्ल्ड है इनमें क्या डिफरेंस है और ये कौन सी किसे कहते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड मतलब जो भी डेवलप कंट्रीज है उन्हें फर्स्ट वर्ल्ड कहा जाता है, और जो कंट्री डेवलपिंग कंट्री है उन्हें थर्ड वर्ल्ड कहा जाता है। ठीक है, तो विश्व में कोई भी फर्स्ट वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड नहीं होगा, बल्कि केवल वन वर्ल्ड होगा, क्योंकि भारत पूरे विश्व को एक समान उद्देश्य के लिए एक बेहतर भविष्य हेतु साथ लाने के उद्देश्य पर काम कर रहा है। यही कारण है कि भारत ने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड के मंत्र के साथ ही विश्व में नवीकरणीय ऊर्जा क्रांति का आह्वान किया है। भारत ने वन अर्थ वन हेल्थ के मंत्र के साथ वैश्विक स्वास्थ्य को मजबूत करने का अभियान शुरू करने का मंत्र दिया है। अब G20 में भारत का मंत्र है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। अगले 1 वर्ष के लिए G20 की कमान भारत के पास है। G20 शिखर सम्मेलन, G20 के जितने भी सम्मेलन हुए हैं उनकी डेट और स्थान आपको इस PDF में मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। तो फर्स्ट सम्मेलन जो हुआ था 14 से 15 नवंबर 2008 में वॉशिंगटन अमेरिका में हुआ। फिर दूसरा 2 अप्रैल 2009 लंदन यूनाइटेड किंगडम में हुआ। 25 सितंबर 2009 को पिट्सबर्ग अमेरिका में हुआ। 26-27 जून 2010 को टोरंटो कनाडा में हुआ। फिर 11 से 12 नवंबर 2010 को सियोल दक्षिण कोरिया। फिर 3-4 नवंबर को 2011 कॉन्स फ्रांस में जो है वहाँ हुआ। 18-19 जून को 2012 में लॉस कोबोस मैक्सिको में हुआ। 5 से 6 सितंबर 2013 सेंट पिट्सबर्ग रूस में हुआ। 15-16 नवंबर 2014 ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में हुआ। 15-16 नवंबर 2015 अंतालिया तुर्की में हुआ। फिर 4 से 5 सितंबर 2016 को हांगझोउ चीन में हुआ। फिर 7 से 8 जुलाई 2017 को हैम्बर्ग जर्मनी में हुआ। फिर 30 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर तक 2018 में ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में हुआ। और 14वां जो सम्मेलन है वो 28 जून और 29 जून को 2019 को ओसाका जापान में हुआ। और जो 15वां सम्मेलन है वो आपको पता ही है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, जिससे आपको मेरे साथ जुड़ने का एक मौका मिलेगा और मैं आपके कमेंट का रिप्लाई कर पाऊंगा। ठीक है, तो 15वें सम्मेलन का आप रिप्लाई कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। फिर इसके बाद आता है G7 ग्रुप। तो बहुत सारे लोगों को पता होगा कि G7 7 देशों का एक समूह है, उसे कहा जाता है। तो G7 दुनिया की 7 सबसे बड़ी कथित विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल है। इसे ग्रुप ऑफ 7 भी कहते हैं। समूह खुद को कम्युनिटी ऑफ वैल्यूज यानी मूल्यों का आधार करने वाला समुदाय मानता है। स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की सुरक्षा, लोकतंत्र और कानून का शासन और समृद्धि और सतत विकास इसके प्रमुख सिद्धांत है। शुरुआत में यह 6 देशों का समूह था, जिसकी पहली बैठक 1975 में हुई थी। इस बैठक में वैश्विक आर्थिक संकट के संभावित समाधानों पर विचार किया गया था। अगले साल कनाडा इस समूह में शामिल हो गया और इस तरह से G7 बन गया। प्रत्येक सदस्य देश बारी बारी से इस समूह की अध्यक्षता करता है और 2 दिवसीय वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करता है। सम्मेलन में भाग लेने वाले लोगों में G7 देशों के राष्ट्र प्रमुख, यूरोपियन कमीशन और यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष शामिल होते हैं। G7 कितना प्रभावी? G7 की आलोचना यह कहकर की जाती है कि यह कभी कभी प्रभावी संगठन नहीं रहा है। हालांकि समूह कई सफलताओं का दावा करता है, जिनमें एड्स, टीबी और मलेरिया से लड़ने के लिए वैश्विक फंड की शुरुआत करना भी है। समूह का दावा है कि इसने 2002 के बाद से अब तक 2.7 करोड़ लोगों की जान बचाई है। आप सभी लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि चीन इस समूह का हिस्सा क्यों नहीं है, जो कि दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है, फिर भी वो इस समूह का हिस्सा नहीं है। इसकी वजह क्या है, ये आपको जानने के लिए इस वीडियो में मिल जाएगा कि चीन इस G7 ग्रुप का हिस्सा क्यों नहीं है। चीन इस ग्रुप का हिस्सा इसलिए नहीं है क्योंकि जहां दुनिया की सबसे बड़ी आबादी रहती है और प्रति व्यक्ति आय संपत्ति G7 समूह देशों के मुकाबले बहुत कम है।
मतलब चीन की जो आबादी है वो प्रति व्यक्ति आय संपत्ति G7 समूह के देशों के जितने भी जो 7 देश है उनके मुकाबले में बहुत कम है उनकी आबादी के कारण। ऐसे में चीन को उन्नत या विकसित अर्थव्यवस्था नहीं माना जाता है। चीन को अभी तक उनकी आबादी के कारण एक विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्था नहीं माना जाता है, इसलिए उसे G7 का हिस्सा नहीं बनाया गया, जिसकी वजह से यह समूह में शामिल नहीं है। हालांकि चीन G20 देशों के समूह का हिस्सा है। इस समूह में शामिल होकर वह अपने यहाँ शंघाई जैसे आधुनिकतम शहरों की संख्या बढ़ाने पर काम कर रहा है। और बहुत सारे लोगों ने आपने सुना होगा कि रूस भी कभी G7 का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन वो अब क्यों नहीं है, इसका रीजन भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। हुआ क्या कि साल 1998 में इस समूह में रूस को भी शामिल किया गया था, तब ये G7 से G8 बन गया था। लेकिन साल 2014 में यूक्रेन से क्रीमिया हड़प लेने के बाद, जब रूस ने यूक्रेन से क्रीमिया हड़प लिया तो रूस को G7 समूह से निलंबित कर दिया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप का मानना था कि रूस को समूह में फिर से शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि वार्ता की मेज पर हमारे साथ रूस होना चाहिए। ये जो G7 कंट्री है उनके ये फ्लैग है और उनके ये नाम आप एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि बहुत सारे MCQ आपको इनकी कंट्री से रिलेटेड और इनके वर्क या इनकी समिट से रिलेटेड मिलेंगे जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल करेंगे। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको एक बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए कि क्या है ये देश और कैसे काम करते हैं। मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको सब कुछ बता दिया है। तो G7 के सामने चुनौतियां क्या क्या है। G7 समूह देशों के बीच कई असहमतियां भी है। पिछले साल कनाडा में हुए शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप का अन्य सदस्य देशों के साथ मतभेद हो गया था। राष्ट्रपति ट्रंप के आरोप थे कि दूसरे देश अमेरिका पर भारी आयात शुल्क लगा रहे हैं। पर्यावरण के मुद्दे पर भी उनका सदस्य देशों के साथ मतभेद था। समूह की आलोचना इस बात के लिए भी की जाती है कि इसमें मौजूदा वैश्विक राजनीति और आर्थिक मुद्दों पर बातें नहीं होती है। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और दक्षिणी गोलार्ध का कोई भी हिस्सा इस समूह का हिस्सा नहीं है। भारत और ब्राजील जैसी तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था से इस समूह को चुनौती मिल रही है, जो G20 समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं लेकिन G7 का हिस्सा नहीं है। कुछ वैश्विक अर्थशास्त्रियों का कहना है कि G20 के कुछ देश 2050 तक G7 के कुछ सदस्य देशों को पीछे छोड़ देंगे। तो आज का जो ये टॉपिक था अपना G20 और G7 को लेकर, वो कंप्लीट हो चुका है। हमने जाना कि G20 समूह क्या है, वो कैसे काम करता है और उसमें कौन कौन से देश शामिल है, इसका उद्घाटन कैसे हुआ, ये कब लागू हुआ और ये कैसे काम करते हैं। उसी प्रकार G7 के बारे में भी हमने जाना। तो इसमें से कुछ प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि UPSC की CDS एग्जाम में एक ये प्रश्न पूछा था जो इसी से रिलेटेड ब्रिक्स समिट है, इसको आप G20 और G7 से भी कंपेयर कर सकते हैं, ऐसे भी UPSC पूछ सकता है। तो क्वेश्चन क्या था कि ब्रिक्स समिट थी वो 2020 में किसके द्वारा होस्ट की गई थी, इंडिया, चाइना, रशिया, ब्राजील। इन सभी के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं, जिससे आपका भी नॉलेज बढ़े। हालांकि मैं टेलीग्राम पे इसके आंसर प्रोवाइड करा दूंगा। फिर दूसरा प्रश्न जो UPSC ने साल 2020 में पूछा था कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर ऑल द 4 कंट्रीज मेंबर ऑफ G20। इनमें से कौन से जो देश है वो G20 का हिस्सा है। तो आपके ऑप्शन A अर्जेंटीना, मेक्सिको, साउथ अफ्रीका एंड टर्की, B ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया एंड न्यूजीलैंड, ब्राजील, सऊदी अरेबिया एंड वियतनाम, इंडोनेशिया, जापान, सिंगापुर एंड साउथ कोरिया। तो इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैंने आपको ये इतना तो पढ़ा ही दिया है कि आप इसका आंसर दे सके, और ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर आप सोच के बता देना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और इसी तरह की वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तहत पहुंच जाए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, और मेरे चैनल पर बने रहिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना।